हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 9th का हिस्ट्री का बुक साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग इसके पहले हम चैप्टर 5 ख़त्म कर चुके हैं नाजीबाद। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 वर्ण समाज और उपनिवेशवाद। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वर्ण समाज और उपनिवेशवाद क्या है इसके बारे में। दोस्तों अगर आपको हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद क्या है, वर्ण समाज का क्या लेना देना है हमारे विश्व इतिहास से, या हमारे लिए कितना उपयोगी है, और उपनिवेशवाद है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारा प्रश्न पूछे जाते हैं 9th में भी, और बहुत सारे वनडे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इसे क्वेश्चन। तो हम लोग पढ़ते हैं आगे, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, भौगोलिक इतिहास की दुनिया के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है वर्ण समाज और उपनिवेशवाद क्या है। प्रारंभ से ही भारत में वर्ण संपदा एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में रहा है। प्रारंभ कौन रंभ प्रारंभ से ही भारत में वन संपदा कौन पदा एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में रहा है। मनपूर्ण संसाधन कौन धन संसाधन, कौन धन संसाधन। संसाधन के मतलब यानी कि हमें ऐसा चीज़ जिसका हम उपयोग करें और किसके द्वारा दिया होगा, प्रकृति के द्वारा दिया होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन के रूप में रहा है। लगभग 22 से 25% भारत की भूमि वनों में आच्छादित है। यानी कहने का मतलब यह हुआ करा लगभग 22 से कितना 25%, या तो 22% और 25% के बीच जो है, जो भारत में जो भूमि है, भूमि पर क्या है, वन है। किसमें, पूरे भारत में। क्वेश्चन पूछेगा पूरे भारत में भूमि के कितने परसेंट पर वन पाए जाते हैं, तो 22 से 25% के पर पूरे भारत में भूमि पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। तो कह रहा कि 25% भारत की भूमि पर वन में आच्छादित है। आच्छादित मतलब कुछ ही पूरा छाए हुए या पाए जाते हैं। यहाँ अनेक जातियाँ एवं जनजातियाँ निवास करती है। और यही जो 25% में है, जो 22 से लेकर 25% में जो भारत का पूरा भूभाग है, इसमें बहुत सारे क्या है, जातियाँ हैं। जातियाँ या कह सकते हैं जनजातियाँ। अब कहेगा कि सर जातियाँ और जनजातियाँ के मतलब क्या हुआ, जातियाँ और जनजातियाँ का क्या अर्थ है। जातियाँ के मतलब जैसे जनजाति देख लेते हैं, जैसे बहुत सारे प्रकार के जनजाति होते हैं। जैसे मानव में, अब हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा। जैसे मानव में बहुत सारे प्रकार के जात होते हैं, जैसे होता है कुर्मी, महतो, यादव, राजपूत, पंडित जी, बहुत सारे होते हैं जनजाति होते हैं। उसी प्रकार से ने एक भील जंगल में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे जंगल में पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, जनजाति। लेकिन हम लोग ग्रामीण इलाके, शहरी इलाका में क्या चीज़, जात में विभाजित किए हुए हैं। और जाति बहुत सारे जानवर, यही नहीं कि सिर्फ मनुष्य का ही, बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे, जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, बकरी, हाथी, सूअर, बहुत सारे प्रकार के जानवर, अनेक घोड़े, बहुत सारे प्रकार के घोड़े या जानवरों के, पौधे के जातियाँ भी पाई जाती है। कहाँ में, वैन में। आई वैन भारत में कितना में फैला हुआ है, तो कह सकते हैं 12% से लेकर कै परसेंट के बीच में फैला हुआ है, 25% के बीच में पूरे भारत में, पूरे भारत के भूभाग पर स्थित है। क्या, वैन स्थित है। ऐसे निवास किया जाता है ये लोग भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी हैं। और ये क्या है, भारतीय प्रायद्वीप है जो यहाँ के मूल निवासी रहने वाला है। ये नहीं कि कहीं से आकर रहे हैं अब बसे हैं, ये मूल रूप से यहीं के रहने वाले थे। यही वजह है कि उन्हें आदिवासी कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, यहाँ के वासी हैं, यहाँ के क्या हैं, मूल निवासी हैं, मूल निवासी हैं, इसलिए इनको क्या नाम पड़ा, आदिवासी। इसलिए कौन नाम से जानते हैं इनको, आदिवासी के नाम से जाना जाता है। कौन वासी, आदिवासी के नाम से जाना जाता है, आदिवासी कहा जाता है। भारत में इनकी आबादी अफ्रीका के बाद सर्वाधिक है। यानी कोच यहाँ पर अफ्रीका, भारत में इनकी आबादी अफ्रीका के बाद सर्वाधिक है। यानी कहने का मतलब सबसे आदिवासियों की जनजाति जो होता है, कौन, आदिवासी के जो जनजाति होते हैं
जन जातियां जो पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? पहला स्थान पर कौन सा है? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में पाया जाता है। दूसरा स्थान पर कहाँ पाया जाता है? तो दूसरा स्थान पर कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। तो इसलिए कहा, यहाँ पर कहा गया कि भारत में इनकी आबादी अफ्रीका के बाद सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पर कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। उसके बाद दूसरा स्थान पर कहाँ पाया जाता है? भारत में। कौची पाया जाता है? आदिवासियों के क्या पाया जाता है? जनजाति पाया जाता है। तो कह रहा बाद सर्वाधिक है। आदिवासियों और बैनों के बीच एक सहजीवी संबंध है। और आदिवासियों और बैनों के बीच क्या है? पुरातन काल से ही आदिवासी और बैन के बीच में क्या है? अलग ही क्या है? संबंध है। किसके किसके बीच में? बैन और आदिवासी के बीच में एक अलग संबंध बना हुआ था। जिस प्रकार से हम लोग रहते हैं गांव, और हम लोग जब गांव में रहते हैं तो गांव से एक अलग जुड़ाव हो जाता है। कितना हूँ खराब किसी का भी गाँव हो, कितना हूँ खराब हो, कोई चीज़ की सुविधा ना हो, ना तो रोड की सुविधा हो, नहीं तो रहने के लिए बढ़िया सुविधा हो, फिर भी हम लोग को गाँव क्या लगता है? बहुत ही अच्छा अपना घर लगता है। उसी प्रकार जो बैन के निवासी जो हैं लोग आदिवासी हैं, उनके लिए क्या है? बैन और आदिवासी में एक अलग सा क्या है? लगाव पैदा हो गया, यानी कि कह सकते हैं जुड़ाव पैदा हुआ है के बीच सहजीवी संबंध है। जनजाति अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के साथ वनों का संबंध बहुत ही गहरा है। अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के साथ वनों का संबंध बहुत ही क्या है? गहरा है। इनके अर्थव्यवस्था, पूरा अर्थव्यवस्था संस्कृति और संस्कृति किस पर निर्भर करता है? वन पर। किसके अर्थव्यवस्था? जनजातियों का। कौन जनजातियों का? आदिवासियों के जनजातियों का पूर्ण अर्थव्यवस्था और संस्कृति किस पर निर्भर करता है? वन पर निर्भर करता है। जैसे भोजन, ईंधन, लकड़ी, घरेलू सामग्री, जड़ी बूटी, औषधि मतलब दवाएं, पशुओं के लिए चारा यानी कि पशुओं का भोजन, कृषि औजार की सामग्री यानी खेती करने में जो जो उपकरण का यूज होता है उसको सामग्री कहते हैं, के लिए वनों पर आश्रित होते हैं। यानी कि जितने भी इस समाज के होते हैं, इस वर्ग के लोग होते हैं, इस सारा किस पर निर्भर होते हैं? वन पर ही निर्भर होते हैं। भोजन भी कहाँ से मिलेगा इनके लिए? वन से मिलेगा। ईंधन भी, यानी कि कोई चीज़ भी है जलाने के लिए, वो भी कहाँ मिलेगा? ईंधन वन से ही मिलेगा। जैसे हम लोग को जो गाँव ग्रामीण इलाका है और जो शहरी इलाका है, वो किस पर सारा किस पर निर्भर करता है? वन पर सारा निर्भर नहीं है, वो पूरा निर्भर है किस पर? बाजार पर निर्भर है। बाजार बंद उनके लिए हो गया तो सारा सुविधा क्या हो उनके लिए? बंद हो गया। ईंधन, अगर लकड़ी लाएगा तो लकड़ी भी कहाँ पाया जाएगा? वन में पाया जाएगा। तो आदिवासी कहाँ से? यानी कि आदिवासी भी वहीं से लाते हैं। घरेलू सामग्री यानी कि घर का जितना भी सामान है वो भी कहाँ से लाएगा? जंगल से लाएगा। जड़ी बूटी वो भी कहाँ से लाएगा? जंगल से ही। औषधि दवाएं भी क्या ले जाएगा? औषधि जंगल से ही लाएगा। पशुओं को चारा खाने के लिए पशुओं को भोजन भी कहाँ से लाएगा? जंगल से ही लाएगा। कृषि औजार की सामग्री भी कहाँ से? जंगल से ही लाएगा। यानी कह सकते हैं आदिवासी जो होते हैं, आदिवासी के जो जनजाति होते हैं, पूर्ण रूप से किस पर डिपेंड रहते हैं? तो पूर्ण रूप से वन पर डिपेंड रहते हैं। खरा उनकी संस्कृति भी वनों से प्रभावित है, और उनकी भी क्या है? जो संस्कृति जो क्या है? वनों पर प्रभावित है। और वे अनेक वृक्षों की पूजा करते हैं। बोल कैसे सर उनको प्रभावित है? जो वनों पर प्रभावित है, उनकी कृषि भी प्रभावित है वनों पर, और उन लोग पूजा क्यों करते हैं? जैसे हम आप लोग को बताते हैं, हम लोग भी पहले हम लोग के पूर्वज भी पहले क्या थे? वन में ही रहा करते हैं। बोल कैसे सर? हम कि एक माध्यम से हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। हम लोग एक माध्यम से एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं कि देखिए आज भी हम लोग के समाज में देखते होंगे पीपल के वृक्ष को सैटरडे को क्या किया जाता है? यानी कि शनिवार को क्या जा जाता है? जल ढारा जाता है। यानी कि हम लोग पीपल को क्या करते हैं? पूजा करते हैं। आई पूजा वन आदिवासी लोग भी क्या करते हैं? वन में वन की पूजा करते हैं। और कैसे? जैसे तुलसी, एक प्रकार की तुलसी क्या है? औषधि है। तुलसी भी क्या है? पेड़ पौधा है, एक तरह से कह सकते हैं। तो कहाँ पाया जाता था? वन में। तो हम लोग वन में भी यानी कि तुलसी की भी हम लोग पूजा करते हैं, पीपल के पूजा करते हैं, और है न और बरगद का पेड़ का भी पूजा करते हैं। तो बोल सर बरगद का पेड़ का कैसे पूजा होता है? कोचिंग होता है हम कि बर पूजा होता है, जो स्त्री लोग लेडीज लोग किया करते हैं। कौन पूजा? बर पूजा। नीम की पूजा हम लोग करते हैं, नीम पूजा है ना, नीम की पूजा करते हैं। केला की पूजा करते हैं, बृहस्पति की पूजा होता है, केला के पेड़ की भी पूजा किया जाता है। यानी इससे बोल सर अब क्या कहना चाहते हैं कि पीपल के पूजा, तुलसी के पूजा और बरगद के पेड़ के, नीम के और केला के पूजा करने से क्या हम
बोल हमें क्या यह कहना चाहते हैं कि पेड़ के हम पूजा करते थे, क्या हम लोग भी आदिवासी हो गए? हम ये नहीं करना चाहते हैं। हमको इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज भी पेड़ों को, आप ऐसे पता, एक बात बताइए आप हमको कि पेड़ की पूजा करने के लिए आपको कौन सिखाया? आपके मम्मी पापा। उनको कौन सिखाया होगा? उनके मम्मी पापा सिखाएंगे। और उनको कौन सिखाया होगा? उनके मम्मी पापा सिखाएं। तो हम कह सकते हैं यानी कि हमारा पूर्वज तो ही वन में रहते थे, यानी कि हमारा पूर्वजों का ही क्या है, दिया हुआ एक तरह का कह सकते हैं तोहफा, यानी कि इनसे हमें उनको बहुत लाभ होता था, इसलिए हमें उनको क्या पूजा करने के लिए कहा गया था। और आज भी हम इन पेड़ों को क्या करते हैं, पूजते हैं, किसी न किसी रूप में पूजते हैं। तो कह सकते हैं कि हमारा पूर्वज भी कहाँ रहा करता था? वन में रहा करता था, क्योंकि और हमारा पूर्वज क्या पेड़ों को क्या किया करता था? पूजा किया करता था। यही कारण है कि आज भी हम लोग क्या करते हैं, पेड़ों को पूजा करते हैं। ये हमारे तरफ से एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताना चाहें। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो कह रहा कि उसकी संस्कृति भी वनों पर प्रभावित होती है। वे अनेक वृक्षों की पूजा करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग भी अनेक वृक्षों की पूजा करते हैं। वन समाज में रहने वाले जनजातियों ने अपने आप को वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातियों के आधार पर समाज में रखा है। यानी कि वर्ग के आधार पर हम लोग क्या चाहिए, हमको जातियों के आधार पर, जो वन समाज में रहते हैं ना, वो वर्ग के आधार पर नहीं रहा कि कौन वर्ग के लोग हैं। वो क्या चीज़ के आधार पर बांटा गया? जाति के आधार पर। किसके आधार पर बांटा गया? जाति। इसलिए इसका नाम पड़ा क्या चीज? जनजाति। जनजाति के आधार पर रखा गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्गों के आधार पर नहीं क्या चाहिए बल्कि जातियों के आधार पर समाज को बांटा गया। उदाहरण के लिए पहाड़ी में चेरो, कोल, उरबा, हो, संथाल, चुआर, खरिया, भील, मुंडा आदि है। यानी कि हम एक एग्जाम्पल कह सकते हैं कि जाति यानी कि कितने प्रकार के जाति हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि कौन कौन जाति हमारे में पाया जाता है। तो हम इस तरीक़ा से बता सकते हैं, चेरो जाति। कौन जाति? चेरो जनजाति। और कौन जाति हो गया? कोल जनजाति। कौन जनजाति? कोल जनजाति। उराव जनजाति। उराव के साथ साथ कोची? हो जनजाति। हो के साथ साथ संथाल। कौन थाल? संथाल। संथाल और चुआर और खरिया। कौन रिया? खरिया। भील और मुंडा। कौंडा? मुंडा। इस सारे क्या प्रकार के हैं? जनजाति हैं, जो हमारे यहाँ क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं। कहाँ? यानी भारत में पाए जाते हैं। इस सभी जनजातियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि किस प्रकार से इस जनजाति का रहन सहन है, किस प्रकार से क्या करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते, क्या खाना है, क्या इनका रहना सहना, संस्कृति इनका क्या है, इस प्रकार इनका जीवन शैली किस प्रकार से व्यतीत किए थे, इन सभी बातों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे, क्योंकि नाम ही है इसका वन समाज और उपनिवेशवाद। करा भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है। इसमें सबसे बड़ी जनजाति, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान देने के बाद, सबसे बड़ी जनजाति कौन जनजाति है? भील जनजाति। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति, भील जनजाति। भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील। ध्यान देने बात है, स्टार वाला पॉइंट है, क्वेश्चन वाला पूछ सकता है। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आ जाएगा कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भील जनजाति पाई जाती है। जो कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में, एपी में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और कर्नाटक में और कहाँ? राजस्थान और त्रिपुरा में। राजस्थान और त्रिपुरा। कौन? पूरा त्रिपुरा। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सब भारत में कौन सी जनजाति पाई जाती है सबसे सर्वाधिक? भील जनजाति। अब भील जनजाति कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा। फिर से बोलिए एक बार मेरे साथ, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा। यहाँ कौन से पाए जाते हैं? तो भील जनजाति, उसकी भारत का सर्वाधिक जनजातियों में से एक जनजाति है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इनमें से कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ की भील जनजाति पाई जाती है। तो इनमें से कोई एक वो आपको ऑप्शन में दे देगा और 3 इनमें से कोई एक नहीं देगा। तो आप उसको मान सकते हैं यूपी में, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा में भील जनजाति पाए जाती हैं।
गोंडा इस देश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रथम जनजाति कौन है? फर्स्ट में कौन जनजाति है यहाँ? भील। दूसरा कौन जनजाति है? तो दूसरा कह सकते हैं गोंडा। कौनडा, गोंडा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन जनजाति है? तो गोंडा जनजाति है। भारत के सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है। दूसरी कौन जनजाति है? गोंडा जनजाति है। तो गोंडा जनजाति है, तो गोंडा जनजाति जो अधिकांश मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि गोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, आपसे पूछेगा। तो मध्य प्रदेश में। और कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, एपी और महाराष्ट्र। और कहाँ पाया जाता है? गुजरात। तो गोंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? गोंडा जनजाति महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। कौन जनजाति? गोंडा जनजाति, जो भारत के सबसे दूसरी बड़ी जनजाति है। भारत के सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा। भील जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। फिर से एक बार, आपको लगता है कि क्लास वाली फीलिंग आपको चाहिए नहीं, तो मेरे साथ जब हम बोलते हैं ना, तो मेरे साथ साथ आप दोहराया करें कि ये ऐसा नहीं लगे कि ना आप बैठे हुए और खाली सुन रहे हैं, तो आपका ध्यान भटक जाएगा। इसलिए हम बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं कि आपके दिमाग में कभी 4 बार अगर बोलेंगे तो अभी तो ऐसा होगा कि एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिससे याद हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में, त्रिपुरा में। और गोंडा जनजाति कहाँ? मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात। अरुणाचल प्रदेश बोल दिए, सॉरी, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश ने आंध्र प्रदेश है करा पाए जाते हैं। संथाल भारत में तीसरी बड़ी जनजाति है। तो संथाल भारत में कितनी बड़ी जनजाति है? तीसरी बड़ी जनजाति है। कौन? संथाल, जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो सबसे पहला में कौन जनजाति हुआ? तो सर सबसे पहला में हुआ जो भील जनजाति। कौन जनजाति? भील जनजाति। कहाँ कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक और राजस्थान। और कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरा में। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंडा। भारत के दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंडा जनजाति है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। आप प्रचार देखोगे अमिताभ बच्चन को, एक रात बिताइए तो गुजरात में, है ना। तो सबसे भील कहाँ? यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा। गोंडा जनजाति मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। अब भारत के तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है, जो संथाल है। कौन है? संथाल। संथाल। इन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो बिहार, बिहार। उसके बाद झारखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्ट बंगाल। फिर से एक बार हम लोग दोहराते हैं, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और त्रिपुरा में पाया जाता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंडा जनजाति। कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? सबसे तीसरी बड़ी जनजाति कौन है? संथाल जनजाति। कहाँ पाया जाता है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल पाया जाता है। उड़ीसा और कहाँ? पश्चिम बंगाल पाया जाता है। तो ये संथाल जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है संथाल जनजाति बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है और झारखंड से, और हम लोग की क्या चीज़ बिहार के ही पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट संथाल जनजाति। अगर क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो पहला अफ्रीका में। दूसरा सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो भारत में। यानी फर्स्ट में अफ्रीका में, सेकेंड में भारत में। और सेकेंड में भारत में कौन सबसे ज़्यादा भील 1 नंबर पर। कहाँ कहाँ? ये तो पता है, गोंडा,
दूसरा संथाल, तीसरा। उम्मीद है आपको समझ में आता होगा। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को प्रोत्साहन करें वीडियो देखने के लिए, ताकि हम सब्सक्राइब 1000 जब सब्सक्राइब पूर जाए तो आपको लाइव आकर पढ़ाया करें। कराया पाया जाता है। इन्हीं प्रदेश में उराव, मीणा, मुंडा, खोख आदि पाई जाती है। आइए झारखंड में, उड़ीसा में, पश्चिम में और कौन कौन जनजाति पाई जाती है? बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। उराव, मीणा, मुंडा, खोड़ आदि जनजाति पाई जाती है। करा 18वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 18वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 18वीं शताब्दी। करा 18वीं शताब्दी के पहले तक ये जनजातियाँ वन संपदा का प्रयोग अपने जीवनोपार्जन के लिए करते थे। यानी 18वीं शताब्दी के पहले जितना भी ये जो वन समाज में जो रहते थे ने, ये अब सिर्फ अपना जीवन को बिताने के लिए करते थे। अपना इसका खाना मिल जाए, भोजन मिल जाए, अच्छा से रह जाए, बस यही, इससे ज़्यादा इन लोगों का कुछ करते उरते नहीं थे। इसका जीवन बहुत ही सीधा होता था। ये साधारण सिंपल ज़िंदगी जिया करते थे। जिस प्रकार से देखते होंगे गांव का थोड़ा ज़िंदगी सिंपल होता है किसके, शहर के हिसाब से, और महानगर का, शहर का ज़िंदगी सिंपल होता है किसी महानगर के हिसाब से। जिसकी जीवन बहुत सीधी होती थी, और सामाजिक जीवन में ये लोग हस्तक्षेप की नीति अपनाते थे। और सामाजिक जीवन में क्या करते थे? हस्तक्षेप की नीति अपनाते थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक ये विदेशियों के उपनिवेशवाद के शिकार बन गए। और 18वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ? जब 18वीं शताब्दी के पहले ये सिंपल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद हुआ ना कि विदेशियों के क्या हो गए, विदेशियों के लिए अच्छा नहीं, उपनिवेशक के रूप में शिकार बन गई, यानी कि यहाँ पर विदेशी आ गए। यही वजह थी कि उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ कई शस्त्र विद्रोह किए, जिसकी पूर्णहित सन 1857 की क्रांति के आगामी क्रांति में हुआ। यही कारण हुआ कि अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक विद्रोह किया जो 1857 के रूप में सामने आया था। यद्यपि आगे चलकर इनके लिए कुछ सुधारात्मक आदेश पारित किया गया, फिर भी सीधे साधे वन में जीवित व्यतीत करते हैं। लेकिन उसके आगे चलकर इनमें कुछ सुधार आया था, उसके बावजूद भी यह सिंपल जिंदगी और साधारण जिंदगी जीते थे, है ना। जैसे मेंटोफेक्स वाला जिंदगी इनको नहीं था, है ना, आम जिंदगी। और प्रचार देखते होंगे मेंटोफेक्स वाला जिंदगी, तो इनको मेंटो साधारण जिंदगी था, आम जिंदगी था, मेंटोफेक्स वाला जिंदगी नहीं था इनके पास। कर साधारण जिंदगी जिताने वाले थे। वाले आदिवासियों के अस्त्र शस्त्र का सहारा क्यों लिया, यह जानने के लिए हमें वन समाज एवं उनकी तत्कालीन संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। इसका सहारा क्यों ले लिया? जब सिंपल से ज़िंदगी से बिताते थे, लेकिन सिंपल से ज़िंदगी बिताने के बावजूद भी इनको क्या, अस्त्र शस्त्र का, अस्त्र शस्त्र मतलब क्या होता है? अस्त्र और शस्त्र किसको कहते हैं? अस्त्र उसको कहते हैं जो हाथ से पकड़ कर चलाया जाए, उसे अस्त्र कहते हैं। जैसे तलवार, भाला, गलासा। शस्त्र किसको कहते हैं? जो शस्त्र उसे कहते हैं जो हाथ से पकड़ कर चलाया नहीं जाए, लेकिन चलाने के बाद वो हाथ में ना रहे। जैसे बंदूक, बंदूक चलाने के बाद गोली हाथ में रहता नहीं, है ना। बम, ये सब क्या शस्त्र हो गया। अस्त्र किसको? जो पकड़ कर, जैसे तीर कमान, अस्त्र शस्त्र हो गया। इसलिए अस्त्र शस्त्र का प्रयोग क्यों करना पड़ा, इसके बारे में हम लोग को जानने के लिए क्या है, उनकी तत्कालीन संस्कृति विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना क्या है, आवश्यक प्रतीत होता है। तो हम लोग देखते हैं कि उनकी राजनीतिक जिंदगी किस प्रकार से थी, उनकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से उनके था, इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग राजनीतिक जिंदगी के जाने के बाद हम देख लेते हैं, पीली वाली डिबिया में बताया हुआ रहता है कि उनके ज़िंदगी कैसा होता है। तो पीली वाली डिबिया में हम लोग देखते हैं कि इनका क्या ज़िंदगी है, राजनीतिक जिंदगी किस प्रकार से। करा मुखिया के तहत, पहला पॉइंट में हम लोग पढ़ना, मुखिया के तहत कबीले का गठन होना। इनकी राजनीतिक जिंदगी क्या होता था? मुखिया के तहत कबीला में क्या रहता? बटा रहता था। किसके तहत? कबीला बटा रहता, उसका हेड कौन होता था? मुखिया होता था। दूसरा पॉइंट में क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, और सत्ता का धीरे धीरे क्या हो गया, होता चला गया, विस्तार होता चला गया। तीसरा में राजस्व वसूलने के लिए सिंहभूम में मानिक एवं मुंडा प्रणाली, इसमें सिंहभूम में मानिक और मुंडा प्रणाली आया था राजस्व वसूलने, यानी कि टैक्स वसूलने, कर वसूलने में। तीसरा में चौथा में संथाल परागण में मांझी एवं परागैना प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं राजनीतिक जीवन के पहला हम लोग पहलू को जानते हैं कि राजनीतिक जीवन में पहला पहलू क्या बताता है और क्या कहता है। तो हम लोग देखते हैं, करा 18वीं शताब्दी में वन समाज कबीलों में बटा हुआ था। 18वीं शताब्दी में वन कैसा बटा हुआ था? कबीलों में बटा हुआ था। वन समाज क्या चीज़ में बटा हुआ था? कबीलों में बटा हुआ था।
सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता के कारण प्रत्येक जनजाति एक मुखिया के तहत गठित थे। और सुरक्षा के हिसाब से, किसके हिसाब से? सुरक्षा के हिसाब से कबीला क्या चीज में बटा हुआ था? मान लीजिए कि ये गांव है पूरा, इस तरीक़ा से जंगल का एक भाग है और यहाँ में दो कई भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में इस तरीक़ा से बटा हुआ था। इसको भी क्या बोला जाता था? कबीला बोला जाता था। इसको भी क्या बोला गया? कबीला में बटा हुआ है। ये भी कबीला में। कबीला का हेड कौन हुआ करता था? ये भी कबीला का हेड मुखिया हुआ करता था। ये भी कबीला का हेड कौन हुआ करता था? मुखिया। और ये भी कबीला का हेड कौन हुआ करता था? मुखिया हुआ करता था। अब बोल मुखिया हुआ करता था, अब क्यों बनाया जाता था? तो इसके ज़िंदगी में सुरक्षा रखने के लिए और राजनीतिक सुरक्षा, यानी कि दूसरा कबीला वाला आके इस कबीला में क्या हमला ना कर दे, इसके लिए क्या मुखिया को रखा जाता था। तो वही करा, समाज में कबीले में बटा हुआ था। सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता के कारण प्रत्येक जनजातियों के क्या मुखिया के तहत संगठित था, यानी कि सुरक्षा के हिसाब से हर एक में क्या था? मुखिया था। मुखिया का मुख्य कर्तव्य कबीला को सुरक्षा प्रदान करना था। मुखिया के मुख्य जो कर्तव्य था, ये मुखिया है, तो इसका मेन काम था यह था कि कबीला को क्या रखना? सुरक्षा रखना, कि किस तरीक़ा से क्या होगा कबीला में, किस तरीक़ा से कोई संगठन ना बने, कोई यहाँ पर हमला करके कबीला को तहस नहस न कर दा। ये सारा जिम्मेवारी किसके पास रहता था? मुखिया के पास रहा करता था। धीरे धीरे ये मुखिया कबीले पर अपना अधिकार जमाने लगे। यही हुआ कि आपको जैसे पता होगा कि आपको जैसे कहावत सुने होंगे कि बैठने के लिए देता है तो फिर पैर पसार देता है, अब पैर पसारने के लिए देता है तो सो जाता है। उसी बात से हुआ, जब यहाँ के कबीला को दिया गया तो धीरे धीरे अपना अधिकार पूरे जनताओं पर क्या करने लगे? जमाने लगे। इन्होंने अपने लिए बहुत से विशेषाधिकार को भी प्राप्त करने में सफल हासिल कर लिया। मुखिया हुआ करता था, इसका बहुत सारा विशेषाधिकार इनको प्राप्त हो गया। जनजातियों का मुखिया बने रहने के लिए उनका युद्ध कुशल एवं सुरक्षा देने का कार्य में सक्षम होना अनिवार्य था। मुखिया बनता था चुनाव के हिसाब से नहीं, जैसे आपके गांव में अभी मुखिया बनता होगा, आप चुनाव भी हो रहा होगा कहीं कहीं, अब बहुत सा होने वाला ही है। तो जिस प्रकार से चुनाव से मुखिया बनता था, उस प्रकार से इन कबीलों में चुनाव से मुखिया नहीं बनाया जाता था। इसमें कितना किसके पास ताकत है, कितना कौन बरियार है, किसके पास कितना शक्ति है, कौन युद्ध लड़ना अच्छा से जानता है, उसके हिसाब से यहाँ कबीला को बनाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं सिंपल से रूप से, जो ताकतवर रहता था है ना, वही उसी को क्या बनाया जाता था? यहाँ का मुखिया बनाया जाता था। प्राप्त करने में सफल हासिल कर ली। जनजातियों ने मुखिया के बने रहने पर यह कुशल एवं सुरक्षा के कार्य पर सक्षम होना अनिवार्य था। इसकी स्वयं की शासन प्रणाली थी। इसका क्या था? एक स्वयं शासन प्रणाली, एक अपना रूल, एक अपना नियम, अपना कानून ये चलाया करते थे। शासन प्रणाली में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। परंपरागत जनजातियां संथाल वैधानिक, न्यायिक एवं कार्यपालिका शक्तियों से निहित थी। बिहार के सिंहभूम में मानिक व मुंडा प्रणाली और संथाल परागण में मांझी व परगनतौर प्रणाली आज भी प्रचलित है। सिंहभूम में कौन है? मानिक प्रजाति व मुंडा प्रजाति प्रणाली, और संथाल में कौन है? मांझी है। जितना ना मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, मांझी हूँ रे, तुम लोग मेरा मांझी है। जब तक पूरा एकदम क्लियर नहीं होगा, जब तक हम लोग पढ़ने के लिए छोड़ेंगे नहीं। बने रहे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताया करें। अंग्रेजी शासन के समय उसके द्वारा प्रलोभ दिया जाने के कारण अधिक प्रचलित रहे, जिनका संचालन मुखिया द्वारा किया जाता था। इस सभी का संचालन किनके द्वारा किया जाता था? मुखिया के द्वारा किया जाता था। अनेक शासन के समय उनके द्वारा प्रलोभ दिए जाने के कारण अधिक संख्या में ये मुखिया अंग्रेज के हिमायत होने लगे। और यही कारण है कि मुखिया जो थे, इनके पास सारा शक्ति था, ताकत था, इनको क्या होने लगा? अंग्रेज इनको बहुत सारा सुविधा देने लगा। और आपको पता है कोई भी व्यक्ति सुविधा देगा नहीं तो उसके पास आकर्षित ज़्यादा होता है। तो ये जो इनको मुखिया बनाया गया था, ये मुखिया किसके हिमायत करने लगे? किसके प्रति उत्तरदायित्व हो गए? अंग्रेज के प्रति उत्तरदायित्व हो गए। और कठोर से राजस्व वसूलने में उनका साथ देने लगे। और कठोर पूर्वक से राजस्व यानी कि टैक्स, राजस्व मतलब क्या होता है? टैक्स वसूलने लगे। राजस्व मतलब टैक्स या कर कहते हैं इसको, जिसको हिंदी में कर, वसूलने के साथ देने लगे। हालांकि बाद में राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आदिवासियों ने शोषण किया जाने लगा, तब उन्होंने भी कई जगह पर समाज के लोगों को साथ दिया। और कई बार ऐसा हुआ जब यहाँ पर बहुत सारा उत्पीड़न करने लगा अंग्रेजों के द्वारा, तो कोई मुखिया ऐसा, देखिए
ज़िंदगी में पूरा आप अपने पूरे ज़िंदगी में देखें ना तो कोई व्यक्ति आपको बुरा भी मिलेंगे, कोई व्यक्ति अच्छा भी मिलेंगे। उसी प्रकार से कोई मुखिया अच्छा भी होता है, कोई मुखिया बुरा भी होता है। तो उसी प्रकार सारे मुखिया खराब नहीं थे, लेकिन कुछ मुखिया के कारण सारा बदनाम हुए, लेकिन कुछ मुखिया क्या है, इनको साथ भी दे रहे थे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। ये दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम लोग आए यहीं तक आज रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। अरे हम लोग मांझी हैं, तुम लोग मेरा यार, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डेली इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ।